हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश, चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के लेखांकन का। तो आइए जानते हैं ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड विद सर्विस मोटिव। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की स्थापना सेवा के उद्देश्य से की जाती है। देयर पर्पज इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है। दे प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर एंड द जनरल पब्लिक। ये अपने सदस्यों तथा आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। देयर पर्पस इज़ टू सर्व द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी लो फीस। इनका उद्देश्य जनता की निःशुल्क अथवा बहुत कम फीस पर सेवा करना होता है। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम आर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकी आय के मुख्य स्रोत सदस्यता, दान और निवेश से आय है। तो हमने जाना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनका सर्विस मोटिव होता है और ये जो सर्विस है ये अपनी मेंबर्स को और जो जनरल पब्लिक है उनको प्रोवाइड करती हैं। और जो कॉस्ट होती है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो वेरी लो फीस के ऊपर ये अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं। और इनका जो सोर्स है मेन इनकम का तो वो होता है सब्सक्रिप्शन से, जिनको हम चंदे भी कहते हैं। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं तो वो सोर्स है। और डोनेशन जो इनको दान मिलता है या फिर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है तो वहाँ से जो इनको इनकम मिलती है वो इनके मेन सोर्स होते हैं। तो हमने जाना एनपीओ के बारे में, आगे देखते हैं एग्जाम्पल इनके। तो सबसे पहले आ गया स्कूल, सेकंड में आ गया कॉलेज, थर्ड में आ गया यूनिवर्सिटीज़, फोर्थ नंबर पे आ गया लाइब्रेरी, फिफ्थ नंबर पे आ गया टेम्पल, सिक्स नंबर पे आ गया मॉस्क्यू, सेवन नंबर पे आ गया गुरुद्वारा, 8 नंबर पे आ गया चर्च, 9 नंबर पे आ गया हॉस्पिटल्स, 10 नंबर पे आ गया ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट आ गया रोटरी क्लब और आगे आ गया स्पोर्ट्स क्लब। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, सोशल सर्विसेज होता है। आगे जानते हैं। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए लेखांकन के दो सिद्धांत हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कोष आधारित लेखांकन, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, गैर कोष आधारित लेखांकन। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज यूजुअली यूज्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। कोष आधारित लेखांकन आम तौर पर इन संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। तो हमने ये जाना कि जो थ्योरी है, जो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो होती है इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जरिए या नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जरिए। तो आम तौर पर ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग को क्या करती है, यूज़ करती है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है MCQ कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो किसके द्वारा यूज़ की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे देखते हैं। ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दी स्टेटमेंट्स आर। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं लेखा वर्ष के अंत में 3 वित्तीय विवरण तैयार करता है। ये हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्राप्तियां और भुगतान खाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता, बैलेंस शीट, स्थिति विवरण, जिसको हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। तो जो लास्ट में जो NPO है वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 वित्तीय विवरण जो है तैयार करता है। और इसमें फर्स्ट आ जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड जो है बैलेंस शीट। तो ये बनते हैं NPO में। आगे देखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही के समान है। बोथ फॉलो द सेम रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों वास्तविक खाते के नियम का पालन करते हैं। जो आता है उसे डेबिट किया जाता है, जो बाहर जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। तो ये हमने जाना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू कैश बुक है, ये रोकड़ बही के क्या है, ये समान है। और इनका जो अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो कौन सा अकाउंट है, रियल।
क्योंकि कैश का भी रियल है और रिसीट एंड पेमेंट का भी क्या है, रियल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कौन सा अकाउंट है, रियल। आगे चलते हैं। द रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स अ लिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स फॉर पास्ट, करंट एंड फ्यूचर और नेक्स्ट ईयर एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स। प्राप्ति और भुगतान खाते का प्राप्ति पक्ष राजस्व प्राप्तियों भूतकाल, वर्तमान और भविष्य या अगले वर्ष के लिए के साथ साथ पूंजीगत प्राप्तियों की एक सूची देता है। The payment side of receipt and payment account gives a list of revenue payments for past, current and future or next year as well as capital payments. प्राप्ति और भुगतान खाते का भुगतान पक्ष राजस्व भुगतान भूतकाल, वर्तमान और भविष्य या अगले वर्ष के लिए के साथ साथ पूंजीगत भुगतान की एक सूची देता है। Closing balance of this account shows the closing balance of cash in hand और बैंक बैलेंस। इस खाते का अंतिम शेष हतस्थ रोकड़ या बैंक शेष को दिखाता है। तो ये हमने जाना ब्रीफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। जो इनकी डेबिट साइड होती है, रिसीट साइड होती है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसको भी बताते हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स को भी बताते हैं। तो चाहे वो रिसिप्ट हमारी पास्ट से रिलेटेड है, चाहे करंट से है, चाहे फ्यूचर से है, वो सारी की सारी हम बताएंगे, लेकिन बताएंगे ओनली कैश। तो कौन सी साइड, रिसीट। तो रिसीट होती है डेबिट साइड। और जो इसकी पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड होती है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हम ऑल जो रिवेन्यू पेमेंट्स होती हैं और जो आपकी कैपिटल पेमेंट्स होती हैं उन दोनों को बताते हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड है, चाहे करंट से, चाहे फ्यूचर से। और लास्ट में जो बैलेंस निकलता है इससे, तो उससे बैलेंस निकलता है हमारे पास कैश इन हैंड का और बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। आय और व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता है। द लेफ्ट हैंड और डेबिट साइड शोज एक्सपेंडिचर विच रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बायां हाथ या डेबिट पक्ष में सभी राजस्व व्यय को रिकॉर्ड किया जाता है। द राइट हैंड और क्रेडिट साइड शोज द इनकम विच रिकॉर्ड्स ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन। दाहिना हाथ या क्रेडिट पक्ष में सभी राजस्व आय को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, वेयर एज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट। व्यय से अधिक आय को अधिशेष के रूप में जाना जाता है, जबकि आय से अधिक व्यय को घाटे के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। और इसकी डेबिट साइड में हम बताएंगे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे आयगत जो खर्चे होते हैं उनको डेबिट साइड में बताया जाता है। और इसके साथ साथ जो इनकी क्रेडिट साइड होती है उसमें हम जो है रेवेन्यू इनकम को बताते हैं। और जब आय ज़्यादा होती है और व्यय कम होते हैं तो जो बैलेंस है वो हमारे पास सरप्लस आता है। और जब हमारे पास व्यय जो है ज़्यादा होते हैं, आय कम होते हैं, तो जो बैलेंस आता है वो घाटा, इसको हम डेफिसिट कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड एवरी ईयर। आय और व्यय का अंतर हर साल पूंजी कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जो अंतर मैंने आपको बताया, एक सरप्लस का, सरप्लस हो सकता है प्रॉफिट, और घाटा मतलब जैसे डेफिसिट, तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल फंड में हर साल। आगे चलते हैं। कैपिटल नोन हेयर एज कैपिटल फंड। पूंजी को यहाँ पूंजी कोष के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल को किस रूप में जाना जाता है, कैपिटल फंड के रूप में। कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। पूंजी कोष बराबर है संपत्तियां माइनस दायित्व। तो कैपिटल फंड को यहाँ निकाला जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी से, क्योंकि इनमें जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं होता, तो इसमें कैपिटल फंड निकलता है, हम संपत्तियों में से दायित्वों को लेस करते हैं। The difference of income and expenditure is transferred to capital fund every year. आय और व्यय का अंतर हर साल पूंजी कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अगर सरप्लस होता है, जो हमने पहले जाना, तो वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। अगर किसी वर्ष जो है घाटा हो, डेफिसिट हो, तो उसको कैपिटल फंड में से लेस कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। All special donations are liabilities. सभी विशिष्ट दान दायित्व हैं। जनरल डोनेशंस ऑफ बिग अमाउंट आर लाइबिलिटीज। बड़ी राशि का सामान्य दान दायित्व है। जनरल डोनेशंस ऑफ स्मॉल अमाउंट आर ट्रीटेड एज इनकम। छोटी राशि के सामान्य दान को आय माना जाता है।
not where the amount of donation is big or small depends upon the facts and nature of circumstances. दान की राशि बड़ी है या छोटी, यह तथ्यों और परिस्थितियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये हमने जाना कि जब जो डोनेशन होता है वो स्पेशल मिलता है तो उसको हम लाइबिलिटीज़ में बताते हैं, और जब डोनेशन जनरल हो लेकिन अमाउंट क्या हो, बड़ा, तब भी हम उसको लाइबिलिटीज़ बताते हैं। और अगर हमारे को जो डोनेशन है वो स्मॉल है तो उसको हम ट्रीट क्या करते हैं, इनकम ट्रीट करते हैं। ठीक है। और अब कौन राशि बड़ी है या छोटी है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो फैक्ट दिए हैं या जो सर्कमस्टांसिस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चालू वर्ष से संबंधित चंदे से आय को आय और व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताते हैं तो जितना भी हमारा करंट ईयर्स का सब्सक्रिप्शन होगा तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में बताते हैं। आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस इनकम ऑफ करंट ईयर। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमारे को जो है वर्ष के दौरान मिला वो हम ले लेंगे। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। और जो हमारे पास ऐड करके आएगा उसमें हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर इफ इंक्लूड इन करंट ईयर सब्सक्रिप्शंस, इसको लेस कर दिया जाएगा। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, इसको भी क्या कर दिया जाएगा, लेस। और लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अर्थात हम जो हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम वही सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिनका संबंध ड्यूरिंग द ईयर से है। अगर कोई हमारे पास सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर से है या प्रीवियस ईयर से है तो उनको हम क्या कर देते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया। आगे चलते हैं। For the calculations of any expenses for the current years follow the two steps। चालू वर्ष के लिए किसी भी खर्च की गणना के लिए दो चरणों का पालन करें। Add outstanding expenses at the end of current year, add prepaid expenses at the beginning of current year। जोड़ें, क्या जोड़ना है हमने, चालू वर्ष के अंत में आदत व्यय और साथ जोड़ना है चालू वर्ष के आरंभ में पूर्वदत्त व्यय जोड़ें। और लेस क्या करना है, लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, और लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। घटाएं चालू वर्ष के आरंभ में आदत व्यय और चालू वर्ष के अंत में पूर्वदत्त व्यय, इनको हम लेस करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगी एक्सपेंसेस की। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में क्या किया है इसमें बताया है। आगे चलते हैं। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रूटीन एक्सपेंसेस इज इनकम। नियमित खर्चों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान आय है। ग्रांट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज। विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान को दायित्व के रूप में माना जाता है। एंट्रांस फीस इट अपीयर्स एट द receipt side of receipt and payment account. It may be treated as income or liabilities। प्रवेश शुल्क यह प्राप्ति और भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इसे दायित्व या आय के रूप में माना जा सकता है। तो जो एंट्रेंस फीस है उसको हम जो है आय भी मान सकते हैं और लाइबिलिटीज़ भी मान सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताया कि जो ग्रांट है अगर वो रेगुलर मिल रही है, रूटीन में मिल रही है तो उसको हम इनकम मानेंगे, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है तो उसको हम लाइबिलिटीज़ मानेंगे। आगे चलते हैं। In the absence of specific instruction, students may treat it either as an income or a liabilities and give a note in support of their treatment। विशेष निर्देश के अभाव में छात्र इसे आय या दायित्व के रूप में मान सकते हैं और अपने समर्थन में एक नोट दे सकते हैं। तो ये बात कही हमने एंट्रेंस फीस के बारे में। तो अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है तो आप इसे इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं, लाइबिलिटीज़ भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोट देना पड़ेगा कि हमने इसको इनकम ट्रीट किया है, ये हमने इसको लाइबिलिटी ट्रीट किया है। तो जब आप इसको इनकम ट्रीट करेंगे तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। जब आप इसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे तो बैलेंस शीट्स के लाइबिलिटी साइड में आएगी एंट्रेंस फीस। आगे चलते हैं। अब आगे है समराइज ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
तो ये जो आइटम है ये सारी की सारी आपको दी होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो कौन सी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, तो उसको जो हमने समराइज्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो है सब्सक्रिप्शंस। तो इसको बताया जाता है इनकम साइड जो होती है, क्रेडिट साइड वहाँ पर। उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो आपको बोला कि जब भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे लायबिलिटी साइड में। इसके साथ साथ लाइफ मेंबरशिप फीस तो ये भी लायबिलिटी साइड में बताई जाएगी। लीगेसीज को भी जो रसीद है लायबिलिटी साइड में बताई जाएगी। जनरल डोनेशंस और स्मॉल अमाउंट डोनेशंस इसको हम इनकम साइड बताए जाएंगे, तो इनकम साइड होती है क्रेडिट साइड। और इसके बाद स्पेसिफिक डोनेशंस है और बिग अमाउंट डोनेशन है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में बताएंगे। ग्रांट को हम इनकम साइड जो है बताएंगे। जो स्पेसिफिक ग्रांट है उसको लायबिलिटी साइड में। एंडोनमेंट फंड इसको भी लायबिलिटी साइड में बताएंगे। और जो स्पेसिफिक फंड है इसको भी हम लायबिलिटी साइड में बताएंगे। अब आगे देखते हैं, हो गई 10 आइटम्स। अब 11 नंबर पे है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड को लायबिलिटी साइड में बताया जाता है। उसके बाद आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर लॉस हो जाए तो उसको हम एक्सपेंडिचर साइड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर का होता है डेबिट साइड, तो इसको डेबिट साइड में बताया जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इसको इनकम साइड में बताया जाएगा, जो क्रेडिट साइड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन इनको भी इनकम साइड में बताया जाएगा। सेल ऑफ ग्रास इसको भी इनकम साइड में बताया जाएगा। सेल ऑफ अनयूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इनको भी इनकम साइड में बताया जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप इनको भी इनकम साइड में बताया जाता है। और पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इनको भी एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताया जाता है, क्योंकि ये जो हमने सेवाएं ली होती है, सेवाएं लेने के बदले जो हम उनको पे करते हैं, तो यहाँ हम सैलरी ट्रीट नहीं करेंगे, उसको करेंगे हम ऑनरेरियम। तो इसको हम जो है एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बताया जाएगा। तो एक्सपेंडिचर की होती है डेबिट साइड। इसके साथ साथ एंट्रांस फीस जो है, अगर हमने इसको ट्रीट किया है इनकम तब तो ये आ जाएगा इनकम साइड में, जो क्रेडिट साइड में। अगर हमने इसको ट्रीट किया हुआ है लायबिलिटीज तो इसको कहाँ बताया जाएगा, लायबिलिटी साइड में। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।